नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं फैजाबाद से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ पंजाब से मेरे सहयोगी शरद शर्मा भी जुड़ रहे हैं। लगातार सियासी पारा चढ़ रहा है। जिस तरीके से ये तवा गर्म है चाट का इस ढाबे में, वैसे ही जो नेता है उनकी बयानबाजी भी गर्म होती जा रही है। क्या सियासत है यूपी में, देखते हैं यूपी के महाभारत में। यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव प्रचार अपने ढंग से नौजवानों और छात्रों से जुड़ा हुआ है। आज गाजियाबाद इलाके में घूमते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी एक तस्वीर युवक के साथ ट्वीट की। वो उसके ट्रैक्टर पर बैठी हुई थी। प्रियंका ने कहा कि दरअसल यूपी की असली आवाज यही लोग हैं जो किसानों और नौजवानों की परेशानी बयां कर रहे हैं। एनडीटीवी से बातचीत में प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों, कारोबारियों और महिलाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा ने बात की है प्रियंका गांधी वाड्रा से। ये देखिए। लॉकडाउन की वजह से जो पहले हुए थे, पिछले साल हुए थे, बहुत जो छोटे कारोबार हैं, छोटे बिजनेस के लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। खासतौर से इस इलाके में जो छोटे और मीडियम साइज़ के बिजनेस हैं, उनके समर्थन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। और जो नोटबंदी आई, जो लॉकडाउन हुआ, जो जीएसटी की बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस आए, उससे सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं को हुई है। तो इनकी आशा है कि सरकार कुछ करे मदद करने के लिए, लेकिन सरकार की मानसिकता ये है कि बार बार हम देख रहे हैं कि सिर्फ कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को ये सक्षम बनाना चाहते हैं, और जो तमाम छोटे कारोबार हैं, जो छोटे बिजनेस के लोग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। और इस बजट में भी आपने देखा होगा कि उनके लिए कुछ नहीं है। तो लोग बहुत परेशान हैं और उनमें ये आशा है कि कोई उनके लिए कुछ करे। और मैंने ये देखा है कि जब जब अत्याचार हो रहा है, तब पुलिस और प्रशासन पीड़िता के पक्ष में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, लेकिन पीड़िता के परिवार के खिलाफ हो रहे हैं एफआईआर। पीड़िता पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और पूरा पुलिस प्रशासन जो अत्याचार कर रहा है उसको बचाने में लगा हुआ है। तो जो मानसिकता है वो बदलनी पड़ेगी। सरकार की मानसिकता, समाज की मानसिकता, प्रशासन, पुलिस की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जब महिला पर अत्याचार होता है तो उसको बचाना है, उसको मदद करना है, उसका समर्थन करना है। इसीलिए हमने जो अलग विधान बनाया, हमने शक्ति विधान है महिलाओं के लिए, उसमें हमने खास एक पूरा चैप्टर इसी पे किया कि हम महिलाओं को सुरक्षित कैसे रखेंगे। जैसे 25% जो पुलिस में जो भर्तियां हैं, हम चाहते हैं कि महिलाओं की हो, ताकि हर पुलिस स्टेशन में महिला हो। अब जब एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता, महिला पर अत्याचार होता है और दर्ज हो ही नहीं रहा है, हम एक कानून लाना चाहते हैं कि जो अधिकारी दर्ज नहीं कर रहा है उसका 10 या 15 दिन के अंदर अंदर उसका सस्पेंशन हो, क्योंकि ये बहुत बार, हर बार यही दिख रहा है। तो ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, अब किसी को करना पड़ेगा। महिलाएं आगे बढ़े, अगर एकजुट हो जाए, अपनी जिम्मेदारी समझें और अपना हक और अपनी शक्ति के लिए लड़ें, तो ये हो सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सीट गोरखपुर शहर से अपना नामांकन दाखिल किया। पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया। अब तक सपा और कांग्रेस ने नहीं बताया है कि उनका उम्मीदवार योगी के खिलाफ कौन होगा। तो क्या वाकई गोरखपुर शहर में योगी आदित्यनाथ को कोई चुनौती मिल रही है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। शुक्रवार को यूपी के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मठ के मठाधीश योगी आदित्यनाथ पूरे गाजे बाजे के साथ नामांकन के लिए पहुंचे। साथ में योगी को मजबूती देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी यूपी प्रमुख स्वतंत्र देव भी मौजूद थे। नामांकन से पहले अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए योगी की जमकर तारीफ की। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया तीन ही जगह दिखाई पड़ता है।
या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। गोरखपुर शहर सीट से अब तक सपा और कांग्रेस ने योगी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। यहाँ सिर्फ योगी को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ही चुनौती दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से योगी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री पीड़ितों के दुख दर्द ना बांट पाए, वो भी ये कहें कि मैं सच्चा हूं या मैं अच्छा हूं, जनता जवाब देने के लिए बैठी है। दलितों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था प्रमोशन में रिजर्वेशन का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार आंकड़े जुटा के दे सकती है। आप बताइए पिछले 3 साल से क्यों डस्टबिन में डाली हुई उनकी फाइल। हम एजुकेशन पे लड़ेंगे, सबके लिए फ्री शिक्षा, जिससे कोई किसी के सपने ना कुछ ले जाएं, सबके लिए फ्री इलाज, क्योंकि जापानी बुखार आता है ना, हर बार यहाँ बच्चे मरते हैं। कहाँ है मुख्यमंत्री? योगी की सभा से थोड़ी दूर गोरखपुर के इंदिरा चौक पर 27 साल के नागेंद्र चाय बना रहे हैं। नागेंद्र ग्रेजुएट हैं और 1 साल पहले कपड़े की दुकान पर 10,000 की नौकरी करते थे, पर लॉकडाउन में दुकान बंद हो जाने के बाद मजबूरी में 250 रुपए की दिहाड़ी में चाय बेच रहे हैं। हम तो संतुष्ट नहीं है साहब। क्यों क्या 22 साल कपड़े की दुकान पे थे, आज देख लीजिए चाय बना रहे हैं, 250 रुपए हम काम कर रहे हैं, 10,000 तनख्वाह पाते थे। क्या खुश रहे हैं सरकार में? नौकरी चली गई सर कोरोना काल में। दूसरे जिलों की तरह गोरखपुर शहर में भी युवा रोजगार की कमी को लेकर नाराज नजर आता है। अगर इस देश का सबसे अगर मूलभूत आधार है, अगर सबसे जो हम सबको आगे बढ़ाने का जो सबसे बड़ा जो आधार है, किसान है, नौजवान है, तो ये सरकार किसान और नौजवानों को एकदम दबाने का, एकदम दमनात्मक तरीके से वंचित करने का, दबाने का काम कर रहे हैं। पहली बार विधानसभा लड़ने जा रहे योगी पहले 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे हैं। 2017 में गोरखपुर की कुल 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। मेरे पीछे गोरखनाथ मंदिर है। योगी आदित्यनाथ इसी मंदिर के प्रमुख हैं, इस मठ के प्रमुख हैं, और गोरखपुर शहर की सीट जिसको ये मठ चाहता है वो जीतता है। तो ऐसा लगता नहीं कि योगी को यहाँ बहुत बड़ी कोई चुनौती मिलेगी, लेकिन जो गोरखपुर की बाकी 8 सीटें हैं वहाँ पर लड़ाई बेहद कड़ी है। विनय शंकर तिवारी अब सपा में हैं, बसपा छोड़ के, तो ब्राह्मणों की एक नाराजगी भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ बीजेपी को बाकी 8 सीटों पर मेहनत करनी पड़ेगी और योगी को दिखाना होगा कि वो गोरखपुर की सारी सीटों पर अपना आधिपत्य रखते हैं। चुनौती योगी के लिए बाकी सीटों पर जबरदस्त है। सहयोगी राजेश गुप्ता और सलीम के साथ गोरखपुर में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। कल यूपी में असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद अब उनको Z कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज संसद में कहा कि उनको Z कैटेगरी की सुरक्षा नहीं चाहिए, बल्कि उनको पहले दर्जे की नागरिकता चाहिए। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने उनसे बात की। देखिए, हमारा मानना यह है कि भारत के संविधान में हर सरकार की संवैधानिक एक ड्यूटी है, वो शपथ लेते हैं कि हर भारत के शहरी के जान की हिफाजत करेंगे, और वो अगर निभा नहीं सक रहे और ये कह रहे हैं कि ओवैसी की जान की कीमत एक पीलू, रकबर, जुनैद और अखलाक से बढ़ के, तो हम नहीं मानते। आप भारत के हर शहरी को सिक्योरिटी दीजिए, तो तभी तमाम ये सांसद में बैठने वाले मेंबर सेफ फील करेंगे। ये जो लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, क्यों रेडिकलाइज हो रहे हैं? जो गोली पर भरोसा रखते, बैलेट पर नहीं रखते, जो नफरत पर भरोसा रखते, डायलॉग पर नहीं रखते। कौन सी किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? खुदा ना खास्ता अगर आपको सुनिए, कोई खुदा ना खास्ता नहीं, सब मरेंगे, कोई जिंदा रहने को नहीं आया यहाँ पर। ये रेडिकलाइजेशन हर जगह पर, उसको देखिए आप अगर नहीं देखेंगे तो बीजेपी को खतरा तो है, देश को सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा। क्या सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है जो अब तक हुआ है? अरे भाई, यूएपीए नहीं लगा है उस पर। एक क्रिकेट मैच के ऊपर फेसबुक में कमेंट करते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है, स्पीच पर यूएपीए लग जाता है, बरसों जेल में रहते हैं। और ये क्या इनके घर जमाई है ये 2 लड़के? एक अंतिम सवाल के, क्या यूपी जाएंगे आप चुनाव करने? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख चुके हैं। मौत तो मुझे आएगी एक दिन, मैं इसी सरजमीन में पैदा हुआ और इसी सरजमीन में जाऊंगा इंशाल्लाह, मगर डर कर जिंदगी गुजारना, घुटन से जिंदगी गुजारना, ये मेरे बस की बात नहीं है।
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और पंजाब में कांग्रेस के संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू ने दो टूक कहा है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार ईमानदार और चरित्रवान होना चाहिए, वरना जनता बदलाव ढूंढ रही है। एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने खुद को एक ऐसा नेता बताया जिसके ऊपर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है। अमृतसर पूर्व से विधायक और उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू अपना चुनाव प्रचार करने निकले हैं। एनडीटीवी से खास बातचीत में सिद्धू ने खुद को एक ऐसा नेता बताया जिसके ऊपर चवन्ने का भी आरोप नहीं है। आवाज खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने दुनिया का ठेका नहीं लिया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू चवन्नी रवादार नहीं है और 17 साल से उसका किरदार बोलता है, उसे बोलने की जरूरत नहीं। सिद्धू ने ईमानदारी का यह दावा जिस दिन किया उसी दिन मुख्यमंत्री चन्नी के भतीजे की गिरफ्तारी की खबर आई। रविवार को यह तय होना है कि पंजाब से कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। इस पर सीधे कुछ ना कहते हुए भी सिद्धू काफी कुछ कह गए। कहा कि उम्मीदवार हर हाल में ईमानदार होना चाहिए, वरना जनता के पास और भी विकल्प हैं। सवाल यही है कि पंजाब के लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है। इसको आदर देना होगा, इसको सम्मान देना होगा, क्योंकि अगर आपने किसी नैतिकता से परे बंदे, किसी मॉरल अथॉरिटी के परे बंदे और किसी बेईमान को इस माफिया के हिस्सेदार को बनाया, तो मैं आपको लिख के देता हूं, लोग बदलाव ढूंढ रहे हैं, बदल देंगे, मूली की तरह गाड़ भी देंगे। जाहिर है रविवार के ऐलान से पहले सिद्धू अपना संदेश देने और दबाव बनाने की कोशिश में हैं। खुद को एक बेहतर मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए नवजोत सिद्धू कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आला कमान ने किसी ईमानदार और चरित्रवान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं बनाया तो पंजाब की जनता कांग्रेस की जगह किसी दूसरी पार्टी को वोट दे देगी। इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ है, क्योंकि पंजाब में इस बार मुकाबला कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी ही माना जा रहा है। अमृतसर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। राज्यों की जंग में आज के लिए इतना ही। पंजाब से मेरे सहयोगी शरद और फैजाबाद से मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।